क्वेश्चन नंबर 11, मंदिर अरद अवधि हरि बधि गए हरि आहार चली जात, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व दोष, अप्रतित्व दोष, या अकर्मत दोष, या दुष्कर्मत दोष? ये है दृष्टिकूट का प्रयोग हो गया। मंदिर अरद अवधि हरि बधि गई, मंदिर अरद का मतलब मंदिर का मतलब महा को भी मंदिर कहते हैं, उसका आधा कर लो तो 15 दिन की अवधि का मतलब पखवाड़ा। कृष्ण जी ने कहा कि मैं 15 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन हरि माने शेर, आहार माने उसका भोजन यानी कि मांस, और मांस से लिया महीने का अर्थ, तो 1 महीना हो गया, वो अभी तक नहीं आए। तो ये दृष्टिकूट में हमेशा आप देखेंगे जहां भी दृष्टिकूट आ गया समझो वहां क्लिष्टत्व दोष आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मारुत रंजन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व, अप्रतित्व, आकर्मत्व, दुष्कर्मत्व? तो मित्रों ये तो दुष्कर्मत्व दोष का बहुत चर्चित उदाहरण है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट दोष हैं और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं वो सब आपसे यहाँ पूछ लिए गए हैं, क्योंकि मन का वेग सबसे बड़ा वेग है। जब मारुत के बाद जब मन आ गया तो मन के बाद में खगराज, पक्षीराज, गरुड़ के वेग का कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे मान लो संख्या 3 ज्यादा होती है 4, 4 संख्या ज्यादा होती है 3 कम होता है, लेकिन कोई तुमसे ये कहे भाई मुझको दे दो 3 रुपए या तो दे दो 4, तो उसके महत्व को उल्टा कर दिया है। जैसे राजन मोही घोड़ा दे दो या तो दे दो हाथी, तो ये क्या है? ये सब दुष्कर्मत्व दोष है। और ध्यान देना कि हमारे सिलेबस में जो भी दोष चल रहे हैं वो सभी शब्द दोष की श्रेणी में आते हैं, लेकिन दुष्कर्मत्व दोष है ये अर्थ दोष की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यहां इन पंक्तियों में कौन सा दोष दिखाई दे रहा है? तो इन पंक्तियों में क्लिष्टत्व दोष है या अप्रतित्व दोष है, आकर्मक दोष है, दुष्कर्मत्व दोष है? सही उत्तर है 3, आकर्मक दोष, क्योंकि मानवी को सबसे अंत में रख दिया है तो छंद के पदक्रम में व्यतिक्रम हुआ है। विश्व में लीला निरंतर मानवी कर रहे हैं, लेकिन मानवी को पीछे उठा कर रख दिया। जैसे क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक, तो मूक करुणा के साथ आना था लेकिन मूक को सबसे पीछे रख दिया। तो ये तो एक प्रकार से शब्द दोष है, एक व्याकरणिक दोष है। छंद के पदक्रम में व्यतिक्रम हो जाना ही अकर्मत्व है, जबकि दुष्कर्मत्व तो लोक और शास्त्र की मान्यताओं के क्रम में व्यतिक्रम करता है। तो 13 का सही उत्तर 3 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या तुम किसका उत्तर दे रहे हो? 4? नहीं 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 बादरलाल, इसमें 4 नहीं आएगा। 13 का सही उत्तर तो 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एक काव्य गुण नहीं है? अच्छा, इसका उत्तर दे रहे हो क्या आप? ये कौन सा एक काव्य गुण नहीं है? तो समाधि, कांति और श्लेष, इन काव्य गुणों की बात तो भरतमुनि करते हैं, 10 काव्य गुणों की बात करते हैं वो। यमक तो अलंकार है, इसका नाम कहीं भी काव्य गुणों में नहीं आता। आप कहोगे श्लेष भी अलंकार है, लेकिन समता, श्लेष, समाधि, अर्थकांति, प्रसाद, ओज, माधुर्य, है ना, ये सब के नाम 10 काव्य गुणों के नाम गिनाए हैं आचार्य भरत मुनि ने। यमक अलंकार है, बाकी श्लेष को भी भरत मुनि ने गुण के रूप में गिनाया है। तो 14 का 4। क्वेश्चन नंबर 15, नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बिल्कुल कवि जो कहना चाह रहा है सीधे सीधे पंक्तियों से वैसा ही अर्थ निकल रहा है। तो ये कौन से काव्य गुण की विशेषता है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, श्लेष गुण। तो ये हो जाएगा कौन सा वाला गुण? प्रसाद गुण। 15 का सही उत्तर हो गया 1। अगला चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण दिखाई दे रहा है? तो वीर रस की पंक्ति है, तो प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, श्रेष्ठ। तो क्या हो जाएगा? ओज गुण। ओज गुण कौन कौन से रसों में कार्य करता है ना? हाँ, ओज गुण ये आपके वीर रस में, रौद्र रस में और विभत्स रस में काम करता है। 16 में 2। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में माधुर्य गुण की विशेषता नहीं है। मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव,
तो माधुर्य गुण में बिल्कुल मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव मिलेगा। और अल्प समास या समास का अभाव भी मिलता है, पर कहीं कहीं अल्प समास भी सही मान लेते हैं। और कोमल मधुर रचना का अभाव नहीं, कोमल मधुर रचना के साथ ही तो माधुर्य आएगा। और अनुस्वार अनुनासिक ध्वनियों का तो प्रयोग खूब होगा, इससे तो नाद सौंदर्य की सृष्टि होती है ना। तो सही उत्तर क्या हो गया है? 17 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 18, रीति के सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग ये भेद किस विद्वान ने माने? वामन, कुंतक, भामा, मम्मट। सही जवाब है आचार्य कुंतक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने रीति को वृत्ति कह करके पुकारा है? तो रीति को वृत्ति कौन कहते हैं? आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य भामय या आचार्य मम्मट। तो रीति को वृत्ति कहकर पुकारने वाले इनमें से कौन से आचार्य है? बताइए। इसका सही उत्तर इनमें से रीति को वृत्ति कहने वाले आचार्य मम्मट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है वैदर्भी रीति से संबंधित असंगत कथन है। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि अपने सिलेबस में सीधे सीधे गुण लग रहा है, लेकिन रीति और गुण असल में परस्पर समन्वित है। इसलिए रीति से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी माधुर्य गुण की विशेषता होती है वही वैदर्भी रीति की विशेषता होती है, और जो ओज गुण की विशेषता है वही गौड़ी रीति की विशेषता है, जो प्रसाद गुण की विशेषता है वही पांचाली रीति की विशेषता है। तो वैदर्भी रीति से संबंधित असंगत कथन पहचान एक इनमें से कौन सा है? वैदर्भी रीति में सुकोमल, सुकुमार, श्रुति मधुर और संगीतात्मक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, और यही माधुर्य गुण की विशेषता है। इस रीति में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग बहुलता से होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। यह तो गौड़ी रीति की विशेषता है, ओज गुण की विशेषता है। और इस रीति में टय वर्गीय वर्णों का अभाव पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस रीति में सामासिक पदों का भी पूर्ण अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। क्योंकि आप देखेंगे कि सामासिक पद विन्यास कहाँ अधिक मिलेगा? ओज गुण में मिलेगा, और टय वर्ण का प्रयोग का ओज गुण में बड़ा अच्छा प्रयोग होता है। श्रुति कथित दोष जो होता है वह तो ओज गुण की विशेषता बन जाता है, वह तो दोष ना रह करके ओज गुण की विशेषता बन जाता है। तो 20 का सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 21, मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख का मन का। ध्यान रखना, ये पंक्ति की बहुत चर्चित पंक्ति है, और ये पंक्ति प्रसाद गुण के कारण काफी चर्चित भी है। और प्रसाद गुण होने से गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी, तो इनमें से निकल के आएगी रीति कौन सी? पांचाली। आप ये कह लो कि पांचाली रीति है, प्रसाद गुण है इसमें, है ना। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानिए। आचार्य वामन रीति, हाँ बिल्कुल इसकी बात करते हैं, बहुत सिद्धांति इन्होंने दिया है। भामा ने मार्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया है रीति के लिए, मार्ग शब्द का प्रयोग तो कुंतक ने किया है, तो दूसरा ही गलत हो जाएगा। मम्मट उसको वृत्ति कहते हैं, और आनंदवर्धन पद संगठना, बाकी तो ठीक है। 22 में 2। क्वेश्चन नंबर 23, साक्षात संकेतित अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा, लक्षणा, शाब्दी व्यंजना या आरती व्यंजना। सही उत्तर है अभिधा। 23 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में ध्वन्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति है, तो इनमें से कौन सी शब्द शक्ति है जो ध्वन्यार्थ को प्रकट करेगी? रूढ़ा, लक्षणा या अभिधा, प्रयोजनवती या व्यंजना। सही जवाब है व्यंजना शब्द शक्ति। बताइए कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, विप्सा, उपमा, यमक। तो शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा बताओ? उपमा। उपमा तो सादृश्य मूलक अर्थ अलंकार है, बल्कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन सादृश्य मूलक अर्थ अलंकार है।
25 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से अलंकारों की परिभाषा और लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये तो सही है। उपमा अलंकार में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ये भी सही है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है, ये भी सही है। जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहां तो संदेह अलंकार नहीं होता, रूपक अलंकार होता है, तो यही गलत हो गया। वह संदेह अलंकार होता है तो गलत है। और रूपक अलंकार अभेद परक श्रेणी का अर्थ अलंकार है, जिसमें उपमेय और उपमान दोनों की विद्यमान दूरी को कम से कम या समाप्त कर दिया जाता है। दोनों में एक रूपता, एक निर्धारिता स्थापित की जाती है। एक प्रकार से कहे तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में तो उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। तो इसका उत्तर 26 का सही उत्तर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, पांव महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एडी मिनती जाई। अब वो नायिका के चरणों की स्वाभाविक लालिमा है, लेकिन वो नाइन लग रहा है, नाइन को लग रहा है कि पहले से महावर लगी हुई है, वो उसको मिटाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो उसकी लालिमा है, लालिमा उसमें उपमेय है और उसको मान लिया है इन्होंने, भाई ये तो उपमेय कोई उपमान मान लिया गया है। तो भ्रांतिमान अलंकार, कौन सा अलंकार हो जाएगा ये? भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि सादृश्य विधान के कारण जहां उपमेय को उपमान समझ लेने का निश्चय बन जाता है, मान लिया जाता है, इसमें निश्चय की स्थिति रहती है। जबकि संदेह अलंकार में तो अनिश्चय की स्थिति रहती है ना, जैसे साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, वो वाला। और भ्रांतिमान अलंकार का कितना अच्छा उदाहरण आरपीएससी में कई बार आता रहता है कि भाई नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। 27 में 2। क्वेश्चन नंबर 28, भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। दूसरा वाला जो विकल्प है इसको ऐसे याद कर लेना, देखो कह तीनों जगह कह आ रहा है और ये माँ आ गया, उपमा, ऐसे याद कर लेना। बहुत अच्छा अलंकार है, क्वेश्चन अलंकारों का। 4 अलंकारों को मान्यता दी आचार्य भरत मुनि ने, इनमें भी उन्होंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण अलंकार माना है उपमा को। 28 का सही उत्तर 2। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से रस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रस चिन्मय स्वरूप है, बिल्कुल सही। रस लोक चमत्कार प्राण है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस सत्व गुण के उद्रेक में होता है, तो रस जो है सत्व उद्रेक खंडा है, ये तो सही है। ब्रह्मानंद सहोदर भी है, चिन्मय स्वरूप भी है, लेकिन लोक चमत्कार प्राण नहीं है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। क्या है? लोकोत्तर चमत्कार प्राण। तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर देखिए, था स्वप्न या मति भ्रम माया की है छल था। अब ये पंक्ति है, अब बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिख रहा है? संदेह, दृष्टांत, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति। तो या आ गया ना, और की आ गया, तो या, की, किधों, अथवा, है ना, ये तो शब्द ही संशय सूचक हैं, संदेह अलंकार को लेकर आते हैं, तो उत्तर हो जाएगा संदेह अलंकार।